Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and this video is basically about the new syllabus that has been issued by PMC in 2021. Most of the students are facing confusion and they have got difficulty in comprehending the new syllabus that has been introduced. अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो उनको ये मसला होता है कि ये वोकैबुलरी के बारे में हम क्या करें या लेट सपोज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हम क्या करें। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सो आई थॉट इट इम्पोर्टेंट दैट आई शुड मेक अ वीडियो एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू पीपल रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस ऑफ इंग्लिश PMC 2021। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आपके पास इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया गया है। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स तो इसके सिंपली यही है कि हम ये फाइंड आउट करें कि इस बंदे की इंग्लिश की कंप्रहेंशन लेवल क्या है, यानी इस बंदे को इंग्लिश की समझ कितनी आती है। अगर हम कल इसको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बंदा इसको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो इसके लिए वो इंग्लिश के कोर्स को इसमें इंट्रोड्यूस हमेशा करवाते हैं। अब जहाँ तक सिलेबस की बात है तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हमारे पास वोकैबुलरी के साथ रिलेटेड है, जबकि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये 4 जो है हमारे पास ग्रामर के साथ रिलेटेड हैं। एंड द लास्ट वन, द 6th वन, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग स्किल। अब एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्रीहेंड की वोकैबुलरी। देखिए, ये जो हमारे पास वोकैबुलरी का रूटीन होता है ये बार बार चेंज होता रहता है। इससे पहले 2020 में जो वोकैबुलरी आई थी उन्होंने आपको स्पेसिफाइड 200 या 300 के दरमियान जो है वो वर्ड्स दिए थे और आपने उन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को फाइंड आउट करना था और आपने उन वर्ड्स को याद करना था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने चीज़ को क्लियर कट मेंशन नहीं किया है, बल्कि चीज़ों को थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया हुआ है। अब बात यह है कि आपने वोकैबुलरी कहाँ से प्रिपेयर करनी है। तो वोकैबुलरी के लिए मैं आपको जो है वो 3 सोर्सेज रिकमेंड करूँगा। सोर्स नंबर 1 तो आप लोग के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बुक हैं वो हैं, उसमें आप लोग के पास जितनी भी वोकैबुलरी है स्पेसिफ़िकली हर एक चैप्टर के एंड में जो आप लोग को वोकैबुलरी का एक लिस्ट दिया जाता है, आप उस लिस्ट को याद करें। फिर इसके बाद मैं आपको जो स्टेप नंबर 2 पे वोकैबुलरी को रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप स्टेप की जो वोकैबुलरी है आप उसको याद करें। और स्टेप नंबर 3 में मैं जो आप लोग को वोकैबुलरी रिकमेंड करूँगा अपने आप को सेफ साइड पर रखने के लिए, वो ये है कि NMDCAT ने जो 2018 की वोकैबुलरी सीरीज़ को जारी किया था, यू पीपल शुड गो एंड यू शुड रीड दैट। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे पास ये हैं कि आप लोग के पास जो वोकैबुलरी होगी वो वहाँ से आएगी। अब वोकैबुलरी के क्वेश्चंस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे। नॉर्मली तो आप लोग के पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो वोकैबुलरी के साथ रिलेटेड होता है, दैट इज़ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक वर्ड गिवन होता है, फिर नीचे उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अब उस वर्ड के साथ हमने नीचे दूसरा वर्ड देखना है जबकि इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग हमारे पास सेम आ जाए, तो इन दोनों वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो आता है दैट इज़ अबाउट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपके पास वो वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास जो वर्ड आपको गिवन होता है आपने उस वर्ड के अपोजिट मीनिंग को फाइंड आउट करना होता है, तो ये हमारे पास एंटोनिम बन जाएगा। जिस तरह कि मैं आपको सिनोनिम का एग्जांपल दे दूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड आ जाए जाइगेंटिक। अब वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे बिग, स्मॉल, हैवी, वीक फॉर एग्जांपल। तो जाइगेंटिक का हमारे पास सिनोनिम आ जाएगा बिग, यानी हमने जाइगेंटिक के साथ वो वर्ड फाइंड आउट करना है जिसकी मीनिंग इसके साथ सेम आ रही है। फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल दूसरा जो है वो हमें एंटोनिम का क्वेश्चन मिल जाए, दैट इज़ जाइगेंटिक। तो जाइगेंटिक का हमारे पास एंटोनिम आ जाएगा स्मॉल, तो ये हमारे पास इसका एंटोनिम बन जाएगा। फिर थर्ड जो आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज़ कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स और होमोनिम्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है जो कि अक्सर औकात आप लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड। अब वो वाले वर्ड्स जिसके साउंड तो सेम होते हैं लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है और उसकी जो मीनिंग होती है वो अलग होती है। फिर से इस पॉइंट को ज़रा समझें। होमो का मतलब है सेम,
फोन का मतलब है साउंड. द वर्ड्स दैट आर प्रोड्यूसिंग सेम साउंड आर कॉल्ड होमोफोन्स. अब इसके साउंड तो सेम होते हैं लेकिन इसके स्पेलिंग्स और इसके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ 8 की. 8 फिर हमारे पास दूसरा वर्ड है 88 और फिर तीसरा हमारे पास वर्ड है EIGHT8. अब अगर आप इन तीनों वर्ड्स को देखते हैं तो इसकी हमारे पास साउंड सेम आ रही है. तीनों को हम 8 बुलाएंगे लेकिन पहले 8 का मतलब होता है काना, 80 का मतलब होता है 8 का मतलब होता है काना. दूसरे 80 का मतलब हम इसको प्लेस के लिए यूज़ करते हैं. और तीसरा EIGHT8 का मतलब होता है एक हिंसा है हमारे पास जिसको हम उर्दू में कहते हैं आर्ट. फिर इस तरह होमोनिम्स का मतलब क्या होता है. अब देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, निम का मतलब होता है साउंड एंड स्पेलिंग. अब होमोनिम में हमारे पास साउंड और स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन इसकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड आ जाए बैंक, BANK बैंक. अब बैंक के हमारे पास दो मतलब है. फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि जाहिद हैज़ डिपॉजिटेड ऑल हिज मनी इन अ बैंक. और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जाहिद वाज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर. अब पहले सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड बैंक है इसका मतलब यही कि वो जगह जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं, जबकि दूसरा हमारे पास इसका मतलब ये है कि किनारा. जब हमारे पास किसी चीज़ का किनारा होता है तो हम उसे भी बैंक कहते हैं. सो द सेकंड एग्जांपल इज़ बेसिकली ऑफ होमोनिम्स. तो ये हमारे पास बन गया है विकेबलरी. तो विकेबलरी के लिए वो क्या करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि आपको जो है वो एक वर्ड दे देंगे और वो आपसे कहते हैं कि इसका हमारे पास सिनोनिम फाइंड आउट करें, बल्कि वो आपको कंटेक्चुअल क्लूज एंड इलस्ट्रेशंस भी देख सकते हैं. मतलब ये है कि उन्होंने आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में उन्होंने एक वर्ड अंडरलाइन किया होगा और फिर वो आपसे पूछेंगे कि इस वर्ड की हमारे पास मीनिंग क्या है. तो मतलब ये है कि जिस तरह आप लोग एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चलते हैं कि आपको एक वर्ड मिलता है और उस वर्ड के हमारे पास एंड में जो है वो ऑप्शंस होते हैं, तो वो इस तरह भी कर सकते हैं. और वो इस तरह भी कर सकते हैं कि एक सेंटेंस में वो वर्ड को अंडरलाइन करें और फिर वो आपसे उसकी सेम मीनिंग पूछें. फिर हमारे पास दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने तीनों टेंसेस को यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को और उसके चारों एस्पेक्ट्स को कवर करना है. आपने इंडेफिनिट टेंस को भी कवर करना है, आपने कंटिन्यूअस टेंस को भी कवर करना है, आपने परफेक्ट टेंस को भी कवर करना है और आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी कवर करना है. सो दिस इज़ समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. अब वो क्या करेंगे कि आपको जो है वो नॉर्मली एक सेंटेंस देंगे जिसमें शायद टेंस का जो यूज़ है वो गलत किया गया हो, तो आपने उसको टिक करना है. फिर दूसरा हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये समझना है कि हम फ्रेज किसे कहते हैं, हम ईडियम किसे कहते हैं, हम क्लॉज किसे कहते हैं, हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं. आपने इसको समझना है. फिर इसी तरह आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास को भी समझना है. फिर इन्हीं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस के कम्बिनेशन पर हमारे पास आते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमारे पास सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं. फिर इसके बाद हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो वी हैव गॉट कंडीशनल्स. कंडीशनल्स हमारे पास क्या होते हैं? कंडीशन हमारे पास जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम नॉर्मली एफ या व्हेन से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रियल और अनरियल. फिर रियल में हमारे पास 0 टाइप आता है और टाइप 1 आता है, जबकि हमारे पास जो है वो इसमें फर्स्ट कंडीशनल और सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं. फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ क्लासेस है, तो इसमें हमारे पास इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास आ जाएगा और डिपेंडेंट क्लास आ जाएगा. इस तरह हमारे पास जो है वो रिलेटिव क्लास की हम बात करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लास की हम बात करते हैं और फिर इसके बाद जो है वो इसमें हमारे पास आएगा फ्रेगमेंट्स. तो फ्रेगमेंट्स का हमारे पास इसको हम इनकम्प्लीट सेंटेंस भी कहते हैं. हमारे पास जितने भी फ्रेजेस, ईडियम्स और सबऑर्डिनेटिंग क्लास होते हैं वो सब के सब हमारे पास फ्रेगमेंट्स होते हैं. फिर तीसरा उसके बाद हमने क्या करना है कि डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड यूज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशंस. अब स्टेप नंबर 3 में
वो आपको सेंटेंसेस देंगे और उन सेंटेंसेस में आपने स्पॉट द एरर वाला काम करना है। मतलब ये है कि उस सेंटेंस में हमारे पास कोई गलती है और आपने उस गलती को फाइंड आउट करना है और फिर उसी के बेस पर आपने उसको करेक्ट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये गलतियाँ नॉर्मली किस चीज़ के बारे में होगी, तो उन्होंने 3 चीज़ों को मेंशन किया है। स्पेलिंग्स के बारे में ये गलतियाँ हो सकती हैं, कैपिटलाइजेशन के बारे में ये गलतियाँ हो सकती हैं और पंक्चुएशन के बारे में ये गलतियाँ हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि इसमें स्पेलिंग वाला मिस्टेक कहाँ पर है, या इसमें हमारे पास जो है वो कैपिटलाइजेशन वाला मिस्टेक कहाँ है। यानी किसी वर्ड को हो सकता है कि उसको होना चाहिए था कि वो कैपिटलाइज हो जाए और उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया था, या एक ऐसा वर्ड जिसको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था उसको कैपिटलाइज किया गया है। और इस तरह फिर आपके पास पंक्चुएशंस आ जाते हैं। अब पंक्चुएशंस के बारे में आप लोगों ने इस पॉइंट को समझना है कि पंक्चुएशंस हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं और इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स भी हैं। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो सेमीकोलन्स, कामास, एपोस्ट्रोफीज और प्रॉपर नाउन्स और एब्रीविएशंस को याद करना है। तो आपने फुल स्टॉप को याद करना है, आपने कॉमा याद करना है, आपने सेमीकोलन को याद करना है और आपने कॉलन को याद करना है और आपने एपोस्ट्रोफी को याद करना है। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल एलिप्सिस आ जाती है, तो एलिप्सिस आप लोगों के कोर्स में नहीं है। और हमारे पास और भी मुख्तलिफ़ किस्म के पंक्चुएशन मार्क्स है जो कि आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। फिर 4th पार्ट पे हमारे पास आ जाएगा द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस। अब स्टेप नंबर 4 में उन्होंने 3 चीज़ों को मेंशन किया है। एक आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, दूसरा आपके पास आर्टिकल्स है और तीसरा आपके पास प्रीपोजिशंस हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आपको नाउन के बारे में भी पता हो और प्रोनाउन के बारे में भी पता हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल मतलब ये है कि जब हमारे पास सिंगुलर नाउन आ जाता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और जब हमारे पास प्लूरल नाउन आ जाए तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। फिर इसी तरह आप लोगों ने आर्टिकल्स को भी समझना है। आपने जो है वो आपको पता है कि हमारे पास आर्टिकल्स के 2 टाइप्स है, एक को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और दूसरे को हमने इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब आपने ये देखना है कि डेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और आपने ये भी देखना है कि हम कहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। सिमिलरली यू हैव टू लुक वेयर इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड एंड वेयर द यूसेज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स इज़ नॉट परमिटेड। सिमिलरली यू विल हैव टू लर्न अबाउट द रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स के कौन कौन से हमारे पास ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें से हम आर्टिकल्स को रिपीट करते हैं। देन द लास्ट पार्ट इन पार्ट 4 इज़ प्रीपोजिशंस। तो आपने प्रीपोजिशंस को याद करना है और प्रीपोजिशंस में आपने ये देखना है कि कहाँ पर हम कौन कौन से प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखना है कि इसमें हमारे पास फ्रेजल वर्ब जो है वो कौन कौन से हैं। यानी फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कॉमनली यूज़ फ्रेजल वर्ब्स आप गूगल पे एंटर कर लेंगे तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, आपको एक लिस्ट दे देंगे जिसके ज़रिए से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने ज़रूर याद करना है। फिर हमारे पास है स्टेप नंबर 5, demonstrate ability in identify mistakes in sentence or short written text. These errors could be of inappropriate word order vocabulary. अब यहाँ पर भी जो है वो स्टेप नंबर 5 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 क्या है कि उन्होंने जो है वो वर्ड ऑर्डर को सही तरीके से फॉलो नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है कि मैं ये कहूँ कि ही कम्स ऑलवेज हेयर, ही कम्स ऑलवेज हेयर। अब ये ऑलवेज हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और याद रखिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं, वर्ब के बाद नहीं लगाते। जबकि इस सेंटेंस को जब मैंने बोला कि ही कम्स ऑलवेज हेयर, तो ये ऑलवेज हमारे पास कम्स के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है और रूल के मुताबिक ये किस तरह होना चाहिए, ये वर्ब से पहले होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ही ऑलवेज कम्स हेयर। तो आपने ये सीखना है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में कौन सी जगह पर आता है। या फॉर एग्जांपल आप इस तरह कहते हैं कि जिस तरह हम लोग फेसबुक पे नॉर्मली ये सेंटेंस देखते हैं कि मी स्टैंडिंग विद माय टीचर। अब ये हमारे पास गलत है क्योंकि मी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए हमारे पास रूल ये है कि ये हमेशा वर्ब के बाद आता है। वर्ब से पहले हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल
रखना है कि कौन सी जगह पर आपके पास कौन सा वर्ड सही ऑर्डर में यूज़ हुआ है। इसी तरह इसमें आपके पास है कि ये आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर वोकैबुलरी को तो गलत तरीके से यूज़ नहीं किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि अब्दुल्ला इज़ स्मार्ट एंड स्टूपिड, तो ये सेंटेंस हमारे पास गलत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एंड आया है, एंड, इसके लिए ये ज़रूरी है कि इससे पहले जो पॉइंट आ जाए अगर वो पॉजिटिव है तो इसके बाद जो पॉइंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और इससे पहले अगर पॉइंट नेगेटिव आया है तो इसके बाद जो पॉइंट है वो भी नेगेटिव आना चाहिए। अब मैंने कहा कि अब्दुल्ला इज स्मार्ट एंड स्टूपिड, तो स्मार्ट होना हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है और स्टूपिड होना हमारे पास क्या, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये हम इस तरह कहते हैं कि अब्दुल्ला इज स्मार्ट बट स्टूपिड, तो फिर हम बट को क्या करते हैं कि बट को हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि उससे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव को लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या करना है, ख्याल रखना है कि आप लोग के पास ये जो वर्ड है आया ये गलत तरीके से यूज़ तो नहीं हुआ है। और फिर लास्ट जो आप लोग के पास है, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कम्प्रहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। अब ये जो चीज़ है ये आप लोग के लिए मुकम्मल नहीं है, ठीक है। इसको हम नॉर्मली कम्प्रहेंशन एक्सरसाइजेस कहते हैं। आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। कम्प्रहेंशन एक्सरसाइजेस का मतलब ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया होता है, सॉरी एक पैसेज, वी हैव गॉट a passage has been given to us and at the end of that passage we have got some questions। अब हमने क्या करना है कि हमने उस पैसेज को समझना है और फिर हमने उसी के बेस पर नीचे क्या करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं हमने उसको समझना है और हमने हमारे पास जो है वो क्या होंगे, हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन होंगे हमने उसमें से सिलेक्शन करनी होगी। अब नॉर्मली कम्प्रीहेंशन के एक्सरसाइजेस के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे इसमें हमारे पास क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये कि आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन होगा और आपने उसका आंसर अपने अल्फाज में डिटेल में लिखना होता है, जबकि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन के आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। तो आपने उन 4 ऑप्शन में से जो सही वाला आंसर है उसको सेलेक्ट करना है और उसमें से उसको फिल करना है। तो ये जो आप लोग के पास ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, आप लोग के PMC के सिलेबस में ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड है एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स। होपफुली दिस वीडियो हैज़ क्लियर योर कन्फ्यूजन। आप लोग के जितने भी कन्फ्यूजन्स थे अब वो जो है वो थोड़े से क्लियर हो चुके होंगे। इवन देन इफ़ यू पीपल हैव गॉट एनी सॉर्ट ऑफ confusion or you are unclear about anything, so you can drop your comments and I'll read that comment और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Thank you for your patience. God bless you all. Allah Hafiz.